हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे देखने वाले हैं सीटेट की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं उसमें हमारा आज का टॉपिक है गणित शिक्षण में मूल्यांकन। मूल्यांकन से भी आपके क्वेश्चन 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोग को 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। इसमें मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में बता दूंगा, और गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या यूज है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। आज की हमारी वीडियो फोर्थ क्लास है। इसके पहले 3 क्लासेस ले चुका हूँ। अगर आप लोगों को देखनी है तो वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग सीटेट की कंप्लीट फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप लोग बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन होता क्या है। वैसे शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा इसका अर्थ, लेकिन फिर भी इसको एक बार आप देख लीजिए कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। यानी कि अधिगम का मतलब आप सभी को पता है कि आपने जो पढ़ा है, जिस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई है, आप बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अधिगम कर रहे हैं। तो उस अधिगम के बाद आपने क्या क्या सीखा है, आपकी उपलब्धि क्या है, वो मूल्यांकन से पता चलता है। आपका एग्जाम होता है तभी तो पता चलता है आपका नंबर कितना आया है, और वो नंबर्स ही आपको बताते हैं कि आपने कितना सीखा हुआ है। अर्थात शिक्षार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है। आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस ज्ञान को आप कितने लेवल तक समझ चुके हैं, अच्छे लेवल तक समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं। नंबर तभी आपके एग्जाम में अच्छे आते हैं जब आप समझ के एग्जाम देते हैं, लिखते हैं अच्छे तरीके से हैं, तो आपके नंबर अच्छे आते हैं। तो मूल्यांकन से ही पता चलता है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो किस लेवल तक आपने प्राप्त किया है। उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, क्योंकि पढ़ाई तो आपकी क्लास में जैसे 40-50 बच्चे हैं, सबको सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन किसी बच्चे का 50% नंबर आता है, किसी बच्चे का 60% नंबर आता है, किसी बच्चे का 70% नंबर आता है। तो यहाँ पे मैं नंबर से ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चा ज़्यादा नंबर पाए वो अच्छा बच्चा है, या फिर जो बच्चा किसी वजह से कम नंबर पाया वो ख़राब बच्चा है। नंबर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इस समय स्ट्रक्चर बना हुआ है शिक्षा पद्धति का, उसमें नंबर से ही आपका यहाँ पे पता चलता है लोगों को कि आपकी बुद्धि कैसी है। पढ़ाया तो सब चीज़ लोगों को समान गया, लेकिन नंबर समान नहीं आए, तो वहाँ पे ये पता चलता है कि सभी की जो बुद्धि का स्तर है वो अलग अलग है। उनकी अभिरुचि क्या है, यानी कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हो सकता है किसी को मैथ पसंद है, उसमें वो मैथ में अच्छा नंबर लाएगा। किसी को सामाजिक विज्ञान पसंद है तो सामाजिक विज्ञान में अच्छा नंबर लाएगा। किसी का मन खेल कूद में ज़्यादा लगता है तो वो खेल कूद वाले एरिया में ज़्यादा अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन करेगा। तो उसकी अभिरुचि क्या है ये भी आपको मूल्यांकन से ही पता चलता है। इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, और इसी को ही मूल्यांकन कहते हैं। अब गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या है, कि मूल्यांकन जो है गणित विषय में हम क्यों करते हैं। तो मूल्यांकन के यहाँ पे निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। जैसे पहला है छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना। अभी जो मैंने बताया कि छात्र किस लेवल तक क्या उनका स्तर है पढ़ाई का, इसका पता लगाते हैं। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना। अगर आप किसी बच्चे की उपलब्धि के बारे में पता ही नहीं लगाएंगे तो वो कहाँ तक उसको नॉलेज है, क्या चीज़ें उसको नहीं आ रही हैं, जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक उसको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। और जब पता नहीं चलेगा तो किसी बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसको आगे ग्रोथ कैसे देना है, ये नहीं पता चल पाएगा। नेक्स्ट देखिए है छात्रों के योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगेगा। छात्रों की योग्यता क्या है, वो किस चीज़ में निपुण है, उनकी रुचियाँ किस सब्जेक्ट में है, किस दिशा में है उसकी रुचि, इस सब का भी पता हम मूल्यांकन से ही करते हैं। छात्रों का वर्गीकरण करना। छात्रों का वर्गीकरण मतलब है जैसे आप 60% से ऊपर नंबर लाए तो फर्स्ट क्लास पास हो गए, 50% तक नंबर लाए तो सेकंड क्लास हो गए, उससे नीचे लाए तो थर्ड क्लास। तो ये वर्गीकरण के लिए भी मूल्यांकन हमारा काम आता है। छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना। छात्र अगर किसी चीज़ में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसकी वजह से वो असफल हो रहा है, विफल हो रहा है किसी चीज़ में, मैथ में जैसे काफ़ी बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसकी कठिनाइयों का पता कैसे लगेगा। आप मूल्यांकन करेंगे तभी तो पता लगेगा, तभी तो उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे आप। छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था का यहाँ पे व्यवस्था प्रदान करना। यानी कि छात्रों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, आपने असफलताओं को उनके पता लगा लिया, लेकिन उसके बाद इस तरीके से व्यवस्था बनाइए अपने शिक्षण का, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, तो उसका यहाँ पे भी यूज करिए जिससे उसकी कठिनाइयों का दूर हो सके, वो अच्छे तरीके से सीख सके।
शिक्षकों को कुशलता एवं सफलता का पता लगाना। शिक्षकों को तभी पता चलेगा कि बच्चा सफल हुआ है या नहीं सफल हुआ, मूल्यांकन के द्वारा। अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। अध्यापन तभी प्रभावशाली बन सकता है जब आप मूल्यांकन करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होगा छात्र के बारे में। अब देखिए यहाँ पे गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, एक मूल्यांकन होता है सतत, एक होता है व्यापक। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक, मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आपका अधिगम चल रहा है, अध्यापन चल रहा है, उसमें मूल्यांकन एक उसके साथ ही साथ चलने वाला एक प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान मूल्यांकन भी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लास्ट में क्या होता है, आपका एग्जाम होता है। एग्जाम क्या है, एक तरीके का मूल्यांकन है। तो लास्ट क्या है, अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान, अंतिम जो पार्ट है वो मूल्यांकन ही है। सीबीएसई ने अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। दो तरीके से आपकी मूल्यांकन की जाती है। पहला है गणित में यहाँ पे सतत मूल्यांकन। इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जरूरी नहीं कि आप अधिगम आज कर रहे हैं तो आप कल, आप सभी को पता है ना, वृद्धि और विकास पढ़े होंगे, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जब निरंतर चलेगी तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे तो अधिगम होगा। वो भी एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन तीन प्रकार से होता है। सतत मूल्यांकन तीन प्रकार से होता है, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। तीन तरीके से सतत मूल्यांकन होता है, याद रखिएगा। अब तीनों के बारे में जान लेते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो निदानात्मक, जैसे कि आपको नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, निदान करेंगे आप किसी का, तो जिन शिक्षार्थियों के अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होती, जो उनकी प्रगति, जैसे कक्षा 8 का बच्चा है तो वो कक्षा 8 के अनुसार उसका प्रगति नहीं हो रहा, वो अभी उसकी प्रगति कक्षा 6-7 के लेवल की है। ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अब ये पता लगाया जाता है इस मूल्यांकन से, निदानात्मक मूल्यांकन से, कि उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तब जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके उपरांत उसका उपचार शिक्षण के द्वारा क्या उसमें सुधार करना है, उसको किस तरीके से पढ़ाना है, वो हम करेंगे। तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण का काम करेंगे। तो ये होता है निदानात्मक मूल्यांकन। दूसरा मूल्यांकन है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन में इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। यानी अधिगम किस तरीके से आगे बढ़ाना है हमको, इसका निर्धारण करते हैं। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। यानी कि जो हमने मूल्यांकन किया बच्चे का, उसके बाद बच्चे को बताया जाता है कि आपके अंदर ये कमी है, आप इस तरीके से करेंगे तो अच्छे से आपका ग्रोथ होगा। इस मूल्यांकन हेतु गृह कार्य दिया जाता है, क्लास टेस्ट लिया जाता है, दत्त कार्य दिया जाता है जो भी एक तरह से गृह कार्य ही है, क्विज टेस्ट ले लेते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल, आदि का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन से शिक्षक अपने शिक्षण विधि एवं शिक्षार्थी के अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार कर सकता है। शिक्षण के लिए भी ये मूल्यांकन काफ़ी उपयोगी है, जिससे शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके, क्या किस तरीके से पढ़ाए, उसके भी अंदर भी सुधार करने की वो क्षमता रखेगा इस मूल्यांकन से। नेक्स्ट मूल्यांकन है आपका सतत मूल्यांकन में संकलनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है, जैसे आपका एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उस तरीके से। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना होता है कि आपने पूरे साल भर में क्या सीखा, आपने पूरे साल में कितनी प्रगति की। ये सारी मूल्यांकन जो सतत मूल्यांकन का संकलनात्मक मूल्यांकन है, इससे ये पता चलता है। अब आता है आपका व्यापक मूल्यांकन गणित में। सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष का, संज्ञानात्मक पक्ष का यहाँ पे मूल्यांकन करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा है, उसके नंबर कितने अच्छे आए। तो सतत मूल्यांकन तो ये कर लिया, लेकिन जो व्यापक है, नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, व्यापक, बड़ा मूल्यांकन। इसमें क्या करते हैं, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों का, तीन पक्ष कौन से हैं, जैसे एक संज्ञानात्मक तो था ही, संज्ञानात्मक का भी हम यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं, साथ में भावनात्मक मूल्यांकन करते हैं और क्रियात्मक मूल्यांकन करते हैं इस मूल्यांकन के द्वारा, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। इस मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। जब भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का यहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भावनात्मक और क्रियात्मक जो मूल्यांकन होता है वो गैर शैक्षिक होता है। जैसे खेलकूद में वो बच्चा कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन हम यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। अगर अभी तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, पीपीटी और पीडीएफ बनाया जाता है, इतना सारी चीज़ें मुझे खुद से लिखनी पड़ती हैं, फिर वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाता हूं। अब सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित महत्व है, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है।
एक से तो आपका सतत से आपका हो गया शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन, व्यापक से क्या हो गया शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन हो गया। दूसरा यहाँ पे पॉइंट देखिएगा महत्व में, शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उसका निदान किया जाता है। शिक्षार्थियों की कमजोरी तभी पता चलेगी जब उसका मूल्यांकन करेंगे, जब उसका मूल्यांकन कर लेंगे तो उसकी कमजोरी को दूर करने के उपाय ढूंढेंगे हम। उसके बाद देखिए उपलब्ध स्तर को निरंतर बनाए रखने व उस और ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई बच्चा अच्छा है, पढ़ रहा है, उसको और अच्छे से कैसे उसको इम्प्रूव कराया जाए, इसका भी यहाँ पे मूल्यांकन से ही पता चलता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, यानी कि शिक्षार्थियों को क्या प्रॉब्लम हो रही है ये तभी पता चल पाएगा जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हम उपचारात्मक शिक्षण पद्धति, इसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताऊँगा। एक इंडिविजुअल वीडियो बनाइए उसके लिए, क्योंकि काफ़ी 10-15 मिनट का वीडियो खुद ही बन जाएगा ये। उसके बाद देखेंगे शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है कि अभी आपने 70% मार्क पाया और अच्छे तरीके से आपका मूल्यांकन, मतलब मूल्यांकन करने के बाद ही पता चलेगा कि मैं 70% मार्क्स पाया हूँ या फिर 50% पाया हूँ। तो प्रेरणा का कि हाँ आगे आप और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप 80% भी पा सकते हैं, 60% भी पा सकते हैं। ठीक, शिक्षक को सही कार्य नीति बनाने में मदद मिलेगी कि किस बच्चे को हमको किस तरीके से पढ़ाना है। नवीन परीक्षण तकनीकों को खोज के लिए प्रेरित करता है कि हम किस तरीके से अपने आप के अंदर सुधार करें कि हमारा और अच्छे तरीके से स्वयं करके सीखने पे है जो जोर देता है आपका CBSE और यहाँ पे NCERT, उस पर यहाँ पे जोर देगा कि नवीन शिक्षण परीक्षण तकनीकों के ऊपर हम खोज करेंगे कि और अच्छे तरीके से मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। विद्यालय व्यवस्था की जांच करना शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक, ये हो गया इसके महत्व हो गया सतत और व्यापक मूल्यांकन के। अब आपका आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ, किस किस विधियों से हम मूल्यांकन करते हैं। तो पहले है साक्षात्कार, जो इंटरव्यू होता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जाता है। इंटरव्यू आपने दिया होगा, हो सकता है या फिर नहीं दिया हो तो जानते तो होंगे। इंटरव्यू क्या है, आप इंटरव्यूअर होता है जो लेता है आपका एग्ज़ाम, और आप होते हैं या फिर आपके साथ के, आपने प्रैक्टिकल तो दिया होगा ना, वाइवा, वो एक तरीके से साक्षात्कार वही होता है। आपके खुद के विचारों के बारे में वहाँ पे जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे है प्रश्नावली या फिर प्रश्नोत्तर। इस विधि में शिक्षार्थियों को प्रश्नों की एक सुनियोजित सूची दी जाती है। वहाँ पे 10 या 15 क्वेश्चन की एक सूची आपको दे दी जाएगी, जिनका उत्तर आपको थोड़ा सा छोटे उत्तर देने होते हैं। इससे आपका मूल्यांकन किया जाता है प्रश्नावली से। उसके बाद है निरीक्षण पर्यवेक्षण है। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। आप पाठ्य योजना पढ़ाते तो आप लास्ट में निरीक्षण करते हैं ना, घूम घूम के क्लास में। इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक या दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आप किसी एक बच्चे का निरीक्षण कर रहे हैं या फिर पूरे क्लास का निरीक्षण कर रहे हैं। इस विधि के द्वारा मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है कि क्लासरूम में आप बैठे हैं, वहाँ पे ही मूल्यांकन आपका हो जा रहा है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे इस विधि में आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निश्चित क्रमबद्ध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है पोर्टफोलियो। आपके सीटेट के लिए पोर्टफोलियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको। यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सर्वश्रेष्ठ तरीका है, याद रखिएगा, पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर। इसमें क्या मूल्यांकन करते हैं, बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र का मूल्यांकन करते हैं। बच्चों से चित्र बनवाते हैं, उसका स्वयं आकलन करने के लिए सीट बनाते हैं कि आप ये लीजिए सीट, इसमें आप खुद का आकलन करिए। अभिभावक से एक सीट बना के देते हैं कि उनके माता पिता से आकलन कराने के लिए कि आपका बच्चा कितने नंबर पाया है, इसमें कितने अच्छे तरीके से किया है। सहपाठी अपने आपके दोस्तों के द्वारा वहाँ पे आकलन कराया जाता है आपसे पोर्टफोलियो में। अगला है क्विज प्रतियोगिता। इसके द्वारा बच्चे का ज्ञान, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। यानी कि क्विज जब होगा तो 2-4 बच्चे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें आप सहयोग की भावना रखते हैं कि नहीं रखते, इसका यहाँ पे पता लगाया जाता है। अगला है चेक लिस्ट के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। चेक लिस्ट में क्या होता है, या फिर हाँ होगा या फिर नहीं होगा। तो ये क्या है, कम समय लगता है, हाँ या ना के तौर पे यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। सावधिक मूल्य परीक्षा है। सावधिक परीक्षा, इसका भी देखिए, सार्वधिक नहीं है, सावधिक है, याद रखिएगा। यह अधिगम के दौरान किया जाता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि अधिगम सही तरीके से हो रहा है या फिर जैसे आप लोग पढ़ा लेते हैं पाठ्य योजना में कुछ, तो उसके बाद बोध प्रश्न पूछते हैं ना, तो वही एक तरह से बोध प्रश्न का मतलब ये होता है ना कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो उसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सावधिक परीक्षा भी उसी तरीके से तुरंत उसका पता लगा लिया जाता है मूल्यांकन का। वार्षिक परीक्षा के बारे में आप सभी को पता है। वार्षिक परीक्षा होती है जो सत्र की समाप्ति के बाद एक मूल्यांकन होता है।
परियोजना कार्य होता है, आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, इसमें आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो परियोजना यहाँ पे इस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बचा है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या मूल्यांकन की विशेषताएं होनी चाहिए। पहले तो वैधता होनी चाहिए। जो परीक्षण अधिगम के उद्देश्य की पूर्ति करे यह वैध मानी जाती है। अतः जो परीक्षण के उद्देश्यों को जितना पूर्ण करेगा उसकी वैधता उतनी होगी। यानी कि कोई आप टेस्ट ले रहे हैं, वो टेस्ट किस लेवल तक बच्चों के का मूल्यांकन कर पा रहा है, वो वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। एक ही परिस्थिति परीक्षण या मूल्यांकन का परिणाम लगभग एक जैसा हो तो परीक्षण विश्वसनीय होगा। जैसे किसी बच्चे का आपने टेस्ट लिया एग्जाम में, तो वो 100 नंबर पा गया, 100 में से 100। फिर आप उसी चीज़ को दे रहे हैं बच्चे को क्लास में, तो वो 100 में से 10 नंबर भी नहीं पा रहा है, तो वो विश्वसनीय होगा? नहीं होगा। विश्वसनीय तब होगा जब कोई आप मूल्यांकन कर रहे हैं, वो 90 नंबर वहाँ पे पाया, किसी भी परिस्थिति में आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो 85, 90, 95 ऐसे नंबर पा रहा है, तो वो विश्वसनीय होगा मूल्यांकन। किसी भी परिस्थिति में उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठता, एक अच्छे परीक्षण को विश्वसनीय बनाने के लिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। यानी कि देखते होंगे आपके एग्जाम देते हैं तो उसमें कुछ शुरू के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे के ऑब्जेक्टिव स्किल का पता लगाते हैं कि उसका मूल्यांकन किया जाता है वस्तुनिष्ठता के द्वारा। व्यावहारिकता, एक अच्छे परीक्षण को विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। इस यहाँ पे देखिए प्रिंट यही हो गया जो ऊपर है वस्तुनिष्ठता वाला। व्यवहारिक मतलब वो आपका जो मूल्यांकन है व्यवहारिक हो, सही तरीके से व्यवहार, मतलब नॉर्मल आपका जैसे एग्जाम है तो व्यवहारिक आपके परीक्षा में आपके सब्जेक्ट से ही पेपर पूछे जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैथ का सब्जेक्ट है तो आपसे इतिहास भूगोल पूछा जा रहा है। व्यवहारिक होना चाहिए एक अच्छे मूल्यांकन का। यही है 4 विशेषताएं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे सीटेट की, यूपी टेट की, एस टेट की, सुपर टेट की, किसी भी एग्जाम की, आप बिहार टेट की, किसी भी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोग की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।